नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है रसोई। अरे मीना, किन ख्यालों में खोई है? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और जल्दी खाना बनाओ। चांद निकलने वाला है। सुबह से करवा चौथ के व्रत करना हम भूखे हैं। अब तो खरा नहीं हुआ जा रहा है, पर तुम्हें क्या? सुबह से भरपेट खाया है, मजे है तुम्हारे। ना व्रत रखना ना भूखे रहना, थोड़ा काम करने कह दिया वो भी तुमसे नहीं हो रहा है। मीना आंसू भरी आंखों से अपनी भाभी सुमन को बोलते हुए सुना रही थी। यह वही भाभी थी जो कभी उसकी नजर उतारने का न थकती थी। तभी रसोई में मीना की मम्मी पुष्पा जी ने प्रवेश किया। मीना को देखते उसके भरवे तन गई। गुस्से में बोलते हुए बोली, क्यों यह चेहरा लटका कर खड़ी है? जरा सा भाभी ने काम करने को बोल दिया तो रोने लगी। ना दिन देखती है ना त्योहार। चल काम खत्म करके प्रियांशु को संभाल। तेरे भैया भाभी पापा और मैं चांद को अर्घ देने छत पे जा रहे हैं। तो वहाँ जाकर क्या करेगी? तो यही रहकर घर संभाल। हमारे आने तक खाना मेज पर लगा रहना चाहिए। उसने धीमे से गर्दन हिलाकर अपनी स्वीकृति दे दी और खाना बनाने लगी। चावल बीनते उसने अपने विवाह के बाद आने वाला पहला करवा चौथ का व्रत याद आया। वो अपनी सास सुधा जी के साथ रसोई में खाना बना रही थी। सुधा जी किसी काम से बाहर गई। तभी उसका पति विनय रसोई में आया और मेरा चांद यहाँ छुपा है कहते हुए विनय ने अपनी बाहों में भर लिया। उसने घबराकर स्वयं को छुड़ाया और शर्माती हुई बाहर भागी। तभी उसका फोन बजा। उसकी ननद कविता उसका फोन उठाकर लाई। लो भाभी, आपकी मम्मी का फोन आ रहा है। उसके हाथ साफ कर फोन कान में लगाया। अरे मेरी लाडो, तुम्हें पहला करवा चौथ की बधाई हो। उसकी मम्मी की आवाज थी। मीरा ने मुस्कुराते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। दो चार इधर उधर की बातें करके उन्होंने पूछा, अरे लाडो क्या कर रही थी? मम्मी मैं खाना बना रही थी, मीना ने जवाब दिया। क्या खाना बना रही थी? तेरी सास और ननद कहाँ है? तू भूखी प्यासी खाना बना रही है और वो महारानियां आराम फरमा रही है। तेज आवाज में पुष्पा जी ने कहा, अरे नहीं मम्मी, खाना तो मम्मी जी ही ने बनाया है। मैं तो बस उसकी थोड़ी सी मदद कर रही थी। कविता की कल परीक्षा है इसलिए उसे नहीं कहा, नहीं तो कविता भी रसोई में पूरी मदद करती है। मीना ने कहा, अरे जाने दो, मुझे पता है तू भोली भोली है, तुझे तो कोई बेवकूफ बना दे। कहकर पुष्पा जी ने उसकी भाभी सुमन के हाथ में फोन दे दिया। हाल चाल पूछने के बाद सुमन ने कहा, मीना आज शाम को पहनने के लिए तेरी सास ने क्या दिलाया है? भाभी अभी 4 महीने पहले ही तो मेरी शादी हुई है। सारी साड़ियाँ अभी वैसे ही रखी है। मम्मी जी ने उनमें से एक बहुत सुंदर साड़ी दी है पहनने के लिए। मीना ने धीमी आवाज में कहा, अरे यह क्या बात हुई? एक नई साड़ी दिलवाए तो क्या बिगड़ जाता? चल छोड़, बताओ विनय जी ने तुझे क्या उपहार दिया? तेरे भैया तो मेरे लिए सच्चे मोतिया का बड़ा सुंदर सेट लाए हैं। मम्मी जी ने नई साड़ी दी है, मुझे भी जरूर कुछ न कुछ मिला होगा। मीना ने बात को टालते हुए पूछा, भाभी प्रियांशु कैसा है? मुझे याद करता होगा। हाँ हाँ, तुझे याद करता रहता है। एक तो बुआ है उसकी। अच्छा सुन मेरी बात, आज रात तक जब विनय भी तुम्हें कुछ अच्छा उपहार ना दे तो तब तक उससे बात मत करना। अभी से रोब रखना शुरू कर दो नंद रानी जी, नहीं तो बाद में सब दबा कर रखेंगे तुम्हें। फोन रखकर मीना उनकी बातों को सोचने लगी। उनके मन में एक कसरापन भरने लगा। उसने अपनी मम्मी और भाभी की बातें उसे सही लगने लगी। शाम को तैयार होते समय उसकी सास की पसंद की हुई साड़ी बजाय दूसरी साड़ी निकालकर वो पहन ली। वो साड़ी भी नहीं थी, लेकिन वो अपनी सास के सामने अपने मन का विद्रोह प्रकट करना चाहती थी, इसलिए दूसरी पहनी। जब वो तैयार होकर नीचे आई तो ध्यान से सास का चेहरा देखने लगी, लेकिन सास के मुख पे कोई भाव ना देखकर उसकी करवाहट बढ़ गई। अच्छा तो इन्हें मेरी परवाह भी नहीं है, सोचते हुए छत पे चली गई। परिवार के सभी सदस्य छत पे आ गए और चांद का इंतजार करते हुए आपस में हंसी मजाक करने लगे। मीना के मन में भाव उसके चेहरे पे ही चमकने लगे। एक दो बार सुधा जी और कविता ने उसकी उदासी के कारण पूछा, लेकिन उसने टाल दिया। शायद भूख के कारण ऐसी हालत हो रही होगी। ऐसा सोचकर सुधा जी ने भी कविता को नीचे जाकर खाना मेज पर लगाने को बोला। चांद को अर्घ देकर वो नीचे आई। खाना खाकर वो सब अपने अपने कमरे में चले गए। आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो, कहकर मीना ने जैसे ही मीना को अपनी बाहों में भरना चाहा, वो छिटक कर उसे दूर हो गई
और मुंह घुमाकर लेट गई। विनय ने उससे वह व्यवहार का कारण जानते ही बहुत कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों के आगे तो भाभी की मोतियों का सेट घूम रहा था। थोड़ी देर उसकी विनम्रता करने के बाद विनय ने दूसरी ओर मुंह घुमाकर वो भी सो गया। अचानक प्रियांशु की आवाज सुनकर मीना की तंद्रा भंग हुई। बुआ, मुझे भी खाना दे दो। उसने देखा कि सबने खाना खा लिया है, लेकिन उसे किसी ने खाने को नहीं कहा है। उसने अपना और प्रियांशु का खाना प्लेट में निकाला, एक और मुंह में डाला, लेकिन वो उसके गले में ही अटक गया। उसकी आंखों में आंसुओं की धारा फूट पड़ी। खाना वही ढक कर वो पानी पीकर वो सोने चली गई। नींद उसकी आंखों से दूर थी। उसे उसकी हुई सब नादानियां याद आई जो उसे विनय से दूर ही चले जाते थे। उसकी मम्मी और भाभी की दखलंदाजी ने उसे उस घर के मन में अपना मानने को ही नहीं दिया। उसकी सास सुधा जी की एक सुलझी हुई महिला थी। उन्होंने बातों बातों में उसे समझाने का बहुत प्रयास किया। उसे खुश रखने की चीज में सब करते, लेकिन फिर भी मीना वहाँ खुश न रहती। सुधा जी द्वारा उसको समझाने का हर प्रयास उसकी मम्मी की उनकी जालसाजी का चतुराई लगती। उसकी ननद कविता को लेकर और मम्मी और भाभी इसे इतना भड़काती कि वो चंचल प्यारी सी बच्ची उसे अब अपने से बड़ी दुश्मन लगने लगी थी। मायके और ससुराल एक ही शहर में होने के कारण मीना छोटी छोटी बातों पर लड़ झगड़ कर मायके पहुंच जाती। उसकी मम्मी उसे समझाने की बजाय उसे और भड़काती, उसकी गलत बातों का भी पक्ष लेती। मीना पढ़ी लिखी थी और नौकरी भी करना चाहती थी। उसके सास ससुर नौकरी करने के लिए भी प्रेरित किया। उसके ससुर जी ने अपनी जान पहचान में एक बहुत अच्छी जगह उसे नौकरी भी लगवा दी। इस बात पे भी मीना की मम्मी ने उसे कहा कि लगता है अब तेरे ससुराल वाले तेरी तनख्वाह पर ऐश करना चाहते हैं, जरा संभल कर रहना, पर कोई पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। पहली तनख्वाह मिलते ही मीना बाजार से ढेर सारे उपहार खरीदकर सुधा अपने मायके पहुंच गई। वह सब उपहार उसने अपने घर वालों को दे दिए तथा खाली हाथ अपने ससुराल पहुंच गई। उसके ससुर जी ने पहले से ही घर पे मिठाई लाकर रखी थी। वो अपनी बहू को आत्म में बनकर बहुत खुश थे, लेकिन मीना को उसकी खुशी में भी उसकी चालाकी ही नजर आई। उसने सीधे मुंह किसी से बात नहीं की। वह सारा समय मोबाइल पे अपनी मम्मी से बातें करती रहती। विनय को यह सब देखकर बहुत दुखी हुआ, लेकिन घर की शांति के लिए उसने चुप्पी साध ली। अब तो मीना और स्वयं चंद हो गई थी। सुबह देर से उठना, तैयार होकर सुधा जी के द्वारा बनाए नाश्ते को खाकर दफ्तर चले जाना, शाम को वहीं से मायके पहुंच जाना, उसका रोज का यह काम हो गया। रात को उसके भैया उसे घर पे छोड़ जाते। मीना अपने पैसे उन खर्च करने लगी। अगर उसके सास में ससुर सुधा जी से और आकाश से उसे समझाने का प्रयास करते तो वो उससे बोलना बंद कर देती। कविता से बातें करना तो उसे कब का छोड़ दिया था। विनय इन सब बातों से बहुत परेशान हो गया। दाम्पत्य जीवन में बहुत बुरी उकता गया। एक दिन जब रात को मीना गई अपने भैया के साथ वापस आई तो विनय उसे देखकर बोला कि अभी भी आने की क्या जरूरत थी, वही रह जाती। इतना बोलने पे मीना के भैया उसे लड़ने लगे। जब आकाश जी बीच बचाव करने आए तो मीना के भैया ने उन्हें जोर से धक्का मारा, वह गिर गए। इतना सब होने पे मीना के भैया उसे लड़का मीना को अपने साथ ले आए। सुधा जी और आकाश जी मीना को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मीना नहीं मानी। मीना अपने मायके में रहने लगी। विनय ने किसी प्रकार के समझौते का प्रयास नहीं किया। वो अब मीना से नादानियों से छुटकारा पाना चाहता था। मीना को अपने माता पिता के घर रहते हुए 5 महीने बीत गए। अब उसे महसूस होने लगा कि अब उसे घर से पहले जैसा अधिकार नहीं मिल रहा है। भाभी पहले की तरह दौड़ दौड़ कर उसका काम नहीं कर देती रहती। उन्हें यह उम्मीद थी कि मीना ऑफिस जाने से पहले सारा खाना बनाकर जाए और रात को भी खाना बनाए। भाभी की टोका टोकी बढ़ रही थी। मम्मी भी अब भाभी का ही साथ देती थी। मीना ने एक बात पे ध्यान दिया कि जब उसका वेतन मिलने का समय आता तो भाभी और भैया का स्वभाव बड़ा मीठा हो जाता। वो लोग तरह तरह के बहाने कर उनसे पैसे मांगते रहते। यहाँ तक कि प्रियांशु के स्कूल के फीस तथा अन्य खर्चों की जिम्मेदारी भी उन्होंने उस पर ही डाल दी थी। घर के सुख सुविधाओं की अनेक वस्तुएं
उसके भीतर से आ रही थी। लेकिन वो अगर अपनी मर्जी से कुछ मनाने लगती तो भाभी महंगाई का रोना रोकर उसे मना कर दिया करती। इन सब बातों से उसकी माँ को भी उसकी भाभी का साथ देती। घर का सबसे छोटा और सलीन भरा कमरा उसे सोने को मिला था। इतना सब सोते सोते मीना की आंखें लग गई। सुबह जब सोकर उठी तो उसका सिर भारी था और आंखों से रोने के कारण लाल हो रही थी। किसी तरह सबका नाश्ता बनाकर तथा दोपहर के लिए सब्जी बनाकर वो तैयार हुई थी तथा अपने दफ्तर पहुंची। निराशा का एक घना बादल उसके मन में छाया था। दोपहर को लंच के समय में अपने टिफिन को लेकर जैसे ही खाने बैठी, उसके दफ्तर का चपरासी उसके कैबिन में आया और बोला, मैडम आपसे मिलने कोई आया है। अगर आप खाना खा रही है तो उन्हें बाहर इंतजार करने को बोल देता हूँ। इतना कहकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। अरे नहीं, जो भी है उसे अंदर ले आओ, वैसे मुझे अभी भूख नहीं है। इतना कहकर मीना ने अपना टिफिन बंद कर दिया और उत्सुकता से बाहर देखने लगा। तभी उसे कविता यानी कि उसकी ननद को अंदर आते देखा। उसे देखते ही मीना के हृदय में एक हलचल सी होने लगी। आश्चर्य भरी आंखों से वो कविता के चेहरे की ओर देखने लगी। उसकी ननद आई थी। नमस्ते भाभी कहकर कविता जोर से उसे गले लगा लिया। उसके प्यार की गर्माहट से मीना के मन में जमी बर्फ पिघलने लगी। इतनी प्यारी मासूम सी बच्ची वो नफरत कैसे कर सकती है। उसने भी जोर से अपनी बाहों में खींच लिया उसे। उसकी बाहों की कसावट को महसूस कर कविता को भी हैरानी हुई। फिर नरम शब्दों में उसने पूछा, कैसी है भाभी? ठीक हूँ, तुम और घर में सब कैसे हैं? झुकी निगाहों से मीना जी ने जवाब दिया, कोई ठीक नहीं है भाभी, भैया का तो बहुत बुरा हाल है। आंसू से भरी आंखों से कविता ने कहा, क्यों, क्या हुआ सबको? मीना ने हैरानी से अपनी ननद से पूछा। बस भाभी, आपके बिना घर घर नहीं लगता, सभी उदास रहते। पापा तो आपकी याद में बीमार होने लगे और भैया, उनके बारे में तो क्या बताऊं, न ढंग से कुछ खाते पीते, न ढंग से कपड़े पहनने का होश। जिंदगी को जैसे ढो रहे हैं। भाभी प्लीज घर आ जाइए, सब आपका बहुत इंतजार करते हैं और अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मैं माफी मांगती हूँ। इतना कर कविता जोर से रोने लगी। मीना ने उसे उठाकर गले से लगाया। अब सब ठीक हो जाएगा कविता, ऐसा कहकर उसने उसके आंसू पोंछे। कुछ देर बाद कविता वहां से चली गई। मीना के चेहरे पे छाई निराशा की बदली छटने लगी। उसने मन में मन कुछ फैसला किया और उठकर खड़ी हुई। उसका चेहरा एक नए ओज में चमक रहा था। जैसे ही मीना घर पहुंची, भाभी और मम्मी की खिलखिलाहट उसके कानों में पड़ी। मम्मी, आजकल गर्मी बहुत तेज हो गई है, कूलर की हवा से कुछ फर्क नहीं पड़ता। दीदी को कहकर आप उनसे एक नई एसी लगवा लीजिए। भाभी की आवाज सुनकर मीना एकदम वहीं रुक गई। उसकी भाभी बोल रही थी, हाँ हाँ क्यों नहीं, वो यहाँ रह रही है तो उसका हमारे प्रति कुछ फर्ज भी है। मम्मी जी की आवाज उसके कानों में टकराई। उसके घर में प्रवेश किया। वो दोनों उसे देखकर थका पका रह गई। वो भी जानकर उनके बीच बैठ गई। अरे मीना, आ गई तुमने सुना आज प्रियांशु क्या कह रहा था? मम्मी ने उसे कहा, हाँ हाँ सुनूंगी, पहले एक गिलास पानी तो पिला दीजिए। भाभी, एक कप चाय भी बना लेता, उसके पूरे आत्मविश्वास से कहा। उसकी मम्मी और भाभी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। भाभी मुंह बताई रसोई में चली गई और चाय बनाकर लाई। हाँ तो बताइए भाभी, प्रियांशु क्या कह रहा था? उसने भाभी की ओर नजरें करते हुए पूछा। उसकी आवाज की खनक से भाभी की जुबान लड़खड़ाने लगी। अरे ज्यादा कुछ नहीं, बस यूं ही उसकी माँ ने बात संभालते हुए कहा। वो कह रहा था कि गर्मी बहुत हो गई है, बुआ को कहना कि इस बार वेतन मिलते ही हमारे कमरे में एसी लगवा दे। तेरा लाडला है इतना, तू ही बिगाड़ रखा है। मम्मी ने बात पूरी की। मम्मी, क्यों नहीं, यह कोई कहने की बात है, मैं खुद ही सोच रही थी कि इस बार एसी लगवा दूं। मीना ने कहा। उसकी मम्मी और भाभी की आंखें ऐसे ही ठंडक महसूस कर चमकने लगी। हम कल शाम को ही एसी ले आएंगे। कल मैं मैकेनिक को भेजूंगी और आप उन्हें मेरा कमरा दिखा देना, वह एसी लगाने की जगह देख लेगा। मीना जोर शोर से कहा, क्या तुम्हारा कमरा? दोनों एक साथ ऊंचे स्वर में बोले, लेकिन तुम तो एसी प्रियांशु के लिए लगवा रही हो। उसकी मम्मी ने थोड़ा नरम होकर कहा, हाँ हाँ तो मैं कहाँ मना कर रही हूँ, एसी मेरे कमरे में लगेगा और प्रियांशु भी वही सो जाएगा। वैसे अभी आपने कहा कि वो मेरा लाडला है।
लेकिन तुम्हारा कमरा तो बहुत छोटा है, वहाँ प्रियांशु को घुटन होती है। भाभी ने हैरानी से कहा, कोई बात नहीं, हम कमरा बदल लेते हैं। आप और भैया अथवा पापा और मम्मी से कोई भी मेरे कमरे में आ जाओ और मैं आपके कमरे में। मीना ने डॉक्टर से कहा, क्यों दे हम तुम्हें अपना बड़ा कमरा, यही क्या कम है जो तुम हमारे घर में रह रही हो। भाभी ने आंखें नाचाते हुए कहा, भाभी शायद आप भूल रहे हैं कि इस घर की बेटी होने के नाते इस घर पे मेरा भी अधिकार है और इस घर में मौजूद ज्यादातर सुख सुविधा का सामान मेरी तनख्वाह से आया है। लेकिन मैं कभी इस बात को जताया नहीं। अगर आज मैंने कमरा मांग लिया तो आप मुझे पे एहसान जता रही हो। कहते कहते बीना का स्वर भीग गया। वो अपने कमरे में आ गई और दरवाजा बंद करके रोने लगी। रात में कोई उसे खाना खाने के लिए बुलाया भी नहीं आया और वो भूखी ही सो गई। सुबह उठकर वो नहा धोकर तैयार हो गई, एक बैग में अपने कपड़े डाले और घर से निकल पड़ी। किसी ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। मीना अपने ससुराल के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसने हाथ बढ़ाकर बेल बजाई। दरवाजा उसके ससुर आकाश जी ने खोला। वह उसे देखकर हैरान रह गए। उसने आगे बढ़कर उसके पैर छुए। उन्होंने उसके सिर पे हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। खुशी से उसकी आवाज में उन्होंने सुधा जी को आवाज लगाई। एक कमरे जैसे हाथ पोंछती हुई रसोई से बाहर आई। मीना भाग कर उसके गले लग गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। रूधे गले से उन्होंने कविता को आवाज लगाई। कविता अपने कमरे से निकलकर आई। भाभी को देखते ही वो खुशी से उछल पड़ी और भैया भैया देखो कौन आया है, बोलते हुए विनय के कमरे की ओर दौड़ने लगी। सुधा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और आंखों के इशारे से उसे चुप करवा दिया। फिर मीना और के देखते उसे कमरे के जाने का इशारा करने लगे। मीना ने शर्मा का चेहरा झुका लिया और वो धीमे कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ ली। कमरे में घुसते उसे पुरानी यादों के आगे घिरा। कितने खूबसूरत पल उसने विनय के साथ इस कमरे में बिताए थे, लेकिन आज कमरे में निराशा छाया था। कमरा चाहे साफ सुथरा था, लेकिन निराशा का कसैला धुआं उसमें छाया था। विनय दफ्तर के लिए तैयार हो रहा था। वह उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई और उसे देखने लगी। उसे कविता की बातें भी सच्चाई नजर आई। ऐसा लग रहा था जैसे विनय लंबे समय से बीमार था। दाढ़ी वाढ़ी भी बढ़ी हुई थी और वो पहले से कमजोर भी हो गया था। उसने आगे बढ़कर पीछे से उसकी कमर में बाहें डाल दी। विनय एकदम घबरा उठा। वो पीछे मुड़कर हैरानी से उसे देखने लगा। मीना उसके पास आकर उसकी गाल को छुआ और पूछा, यह बिना पलक सबका क्या देख रहे हो? कहीं यह कोई हसीन ख्वाब तो नहीं जो मेरे पलक झपकते ही टूट जाए? विनय ने खुशी से हिचलाते हुए उसे यानी अपनी पत्नी बीना से कहा, नहीं साहब, अब ख्वाब से बाहर आइए। अब तो खुशी के दिन शुरू हो गए। कहीं अपनी बीना को भूल तो नहीं गए आप? शर्माते हुए मीना ने कहा, नहीं, तुम तो मेरी जिंदगी हो और अपनी जिंदगी को कोई भूलता है? बस तुम्हें यहाँ अचानक देखकर हैरान हो गया था। अपनी किस्मत पे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विनय ने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से कहा, वैसे मेरी गलती बहुत बड़ी है, क्या आप मुझे माफ? तभी विनय ने उसके मुंह पे हाथ रख दिया। अब कुछ मत बोलो, जो समय खराब हो गया उसके बारे में बात करके इस समय को खराब क्यों करे? कहकर विनय ने उसे गले लगा लिया। दोनों मुस्कुराते हुए अपने कमरे से बाहर आए। कविता और आकाश जी बाहर हॉल में बैठे थे और सुधा जी रसोई में से हलवे की खुशबू आ रही थी। सुधा जी कटोरी में हलवा डालकर बाहर आई। मीना के मुंह में हलवा डालकर बोली, मुझे पता है मेरी बहू को हलवा बहुत पसंद है। जब तुम गई ना तब से यहाँ पे हलवा नहीं बना। तभी मीना का फोन बजने लगा। उसने देखा उसकी मम्मी पुष्पा जी का फोन था। उसने कुछ सोचते हुए फोन काट दिया और मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, अब रोज आपके हाथ से हलवा बनाकर खाऊंगी, आप मना तो नहीं करोगे? हलवा खिलाते हुए सुधा जी उसे गले से लगा लिया। तभी विनय और कविता आकर बोले, मम्मी कहीं बहू के प्यार में हमें भूल तो नहीं जाओगी? कहकर वह भी उनसे लिपट गए। पूरा घर खुशियां खिलखिलाहट से गूंज उठा। आकाश जी मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहे थे। आसमान की तरफ देखते हुए ईश्वर को धन्यवाद किया। मीना को महसूस हुआ कि आज वह सही मायने में अपने घर आई थी। हाँ, यही मेरा अपना घर है, उसने सोचा। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा
और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।